पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को भारत ने खदेड़ा। वायु सीमा उल्लंघन पर पाकिस्तान के एक M16 विमान को सेना ने मार गिराया। सुरक्षा कारणों से हवाई सेवा को रोका गया। दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक। NSA रॉ चीफ बैठक में मौजूद। गृह सचिव भी गृह मंत्री की बैठक में मौजूद। आतंकवाद पर अमेरिका ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा, अपनी धरती से आतंकवाद को खत्म करे पाकिस्तान। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ। और शोपियां में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। जैश के 2 आतंकियों को सेना ने किया ढेर। शोपियां में इंटरनेट सेवा की गई बंद। नमस्कार, JK 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं दो का पंच यानी 2 बजे तक की 5 बड़ी खबरों का यह बुलेटिन, जिसमें हम अपने रिपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स को जोड़कर आपको तमाम वो खबरें देती हैं जो ग्राउंड जीरो से जुड़ी होती हैं। लेकिन आज हम एक ही खबर के 5 पहलुओं पर बात करेंगे। कल हमने बात करी थी 5 पंच जो भारत ने पाकिस्तान को लगाए थे। आज उसके 5 पहलू हम आपको दिखाएंगे। किस तरह से भारत ने कूटनीति यानी कूट भी लिया, नीति भी लगा दी और कूटनीति भी रही, यानी पाकिस्तान को बता दिया है जिस जबान में उसको समझ में आता है वो उसको बता दिया है। उसके विमान को खदेड़ भी दिया और एक को गिरा भी दिया है। उसके अलावा अगर आप बात करें, पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अकेला भी कर दिया एक तरह से, क्योंकि वो बेनकाब हो चुका है आतंकवाद के मामले पर। अमेरिका ने बाकायदा उसको चेतावनी दी है कि आतंकवाद को खत्म करें, और अमेरिका ने बाकायदा भारत के स्टैंड को समर्थन दिया है। इसके अलावा हम बात करेंगे किस तरह से पाकिस्तान अब घुटनों पर आकर बात कर रहा है, क्योंकि उसकी भाषा में अब बातचीत की बात है। क्योंकि पहले तो वो सबूत भी मांगता था और अपनी हरकतों से बाज भी नहीं आता था, लेकिन आज वो बातचीत की बात करता है। पहले हम आपको वहां की एक ऐसा बयान सुनवाते हैं जिससे आपको साफ हो जाएगा कि पाकिस्तान का रुख अब क्या है, क्योंकि बातचीत की बात कर रहे हैं। गफूर साहब जरा क्या कह रहे हैं आप सुन लीजिए, फिर हम अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर है हमारे नवदीप छावड़ा, उनसे बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। पहले जरा मिस्टर गफूर की बात सुन लेते हैं। खुली जगह पे वो स्ट्राइक्स की मकसद ये था कि हमारे पास कैपेबिलिटी, विल, रिजॉल्व है, लेकिन हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जो हमें गैर जिम्मेदार साबित करे। तो स्ट्राइक्स हमने ली भिम्बर गली, केजी टॉप और उनके नारियान के इलाके में जो उनके सप्लाई डिपोज थे, उन तमाम टारगेट्स को हमने एक्यूरेसी से लॉक किया। और जब हमारे पास ऑप्शन थी कि हम उन पर फायर कर सकें, हमने जिम्मेदारी का सबूत दिया, उनसे सेफ्टी डिस्टेंस रख के, और फिर हमने वो टारगेट एंगेज किया। मकसद बताने का ये था कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम ये रीजन के पीस की कॉस्ट पे नहीं करना चाहते। ये रिटेलिएशन इन ट्रू सेंस नहीं थी, लेकिन ये बताना कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है, हम कर सकते हैं, लोगों को तालीम, सेहत, रोजगार ये देने की जरूरत है। तो आइए मिलकर बैठें, बातचीत करें। जंग मसलों का हल नहीं होती, दुनिया में कोई मसला जंग से हल नहीं हुआ। तो हमारी इस ऑफर को, हुकूमत पाकिस्तान की ऑफर को, इंडिया को चाहिए कि इस पे ठंडे दिल से गौर करें कि हम कहां जाना चाहते हैं। यहां पे इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी एक जिम्मेदारी है। जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, पाकिस्तान जंग की तरफ नहीं जाना चाहता, पाकिस्तान की तरफ से अमन का पैगाम है। They should also come forward and see how the environment between India and Pakistan are a threat to peace and development, not only between the two countries, but in the region and beyond. यानी पूरा देश पुलवामा के बाद धधक रहा है और वो कहते हैं ठंडे दिमाग से सोचे, ये बड़ी बात है। और वो सेना कह रही है जो आतंकवाद को पोषित करती है, वो कहती है कि सेहत और तालीम की बात की जाती है। जरा अरुण जेटली साहब का बयान सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि अगर ओसामा को अमेरिका ठोक सकता है तो हम भी ठोक सकते हैं। जरा बयान सुन लीजिए। किसी भी देश के लिए बहुत लंबा समय होता है और वीक इज टू लॉन्ग अ टाइम इन पॉलिटिक्स। हमारे देश में तो लगता है कि जिस प्रकार जनता उत्साह से खड़े हो जाती है,
कि पिछले 24 घंटे देख लें तो शायद उस एक सप्ताह को हम एक दिन कह सकते हैं। और जिस प्रकार की चीजें हम लोग देखते हैं, मुझे याद है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल सील एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई, तो क्या हम नहीं कर सकते? ये केवल कल्पना होती थी, इच्छा होती थी। इसे अगर कहा जाए तो पुलवामा अटैक के बाद भारत के जो रिप्लाई से, भारत के गुस्से से पाकिस्तान घबराया है और एक तरह से उसने भारत की कार्रवाई से घबराकर बातचीत की बात की है और कहा है कि युद्ध नहीं चाहता है, बातचीत चाहता है पाकिस्तान। जो पाकिस्तान अभी तक सबूत भी मांगता था और तमाम चीजें करता था, वो घबरा गया। पीएम नरेंद्र मोदी के यहां मीटिंग चली है, भारतीय वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एक बड़ी खबर के तौर पर आप देख सकते हैं कई राज्यों में एयरपोर्ट्स को बंद किया गया है। ये एक बड़ी खबर के तौर पर भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान पूरी तरह बैकफुट पर है, घुटनों पर है, इसको आप कह सकते हैं। और वो कहता है कि युद्ध नहीं चाहता है पाकिस्तान। जो सारा काम ही युद्ध के लिए करता है, वो आज कहता है कि युद्ध नहीं चाहता है पाकिस्तान। ये एक बयान आप देख सकते हैं। और भारत ने सभी वायुसेना के जितने बेस हैं उनको अलर्ट पे रख दिया है और अपने कई राज्यों के एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया है। आवाजाही वहां पर बंद कर दी गई है, जिसके बाद हमारे तेवर देखकर पाकिस्तान कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। एक ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। बड़ी खबर है कि भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बातचीत की जबान बोल रहा है। अभी आप सुन रहे नवदीप छाबड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। नवदीप, वो कह रहे सेहत और तालीम की जरूरत है। कल तक वहां बात कुछ और होती थी, आज बात हो रही है। सेना के यहां से डिप्लोमेटिक और राजनीतिक बयान आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है? कुछ अचंभा तो नहीं हो रहा है? यह कूटनीति का असर है, कूट और नीति। देखिए, बिल्कुल मैं ये देख रहा था क्योंकि कल लगातार जो पाकिस्तान है विदेशी मंचों पर जैसे अलग थलग पड़ गया। उसके कारण ये मजबूरी है पाकिस्तान की कि वो क्या करे। जिस देश से उसे समर्थन मिलना चाहिए था या मिलने की उम्मीद थी कि वो अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो हमारे साथ खड़ा होगा, हमें वित्तीय मदद मिलेगी, जब वही देश आज पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करे, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े, तो मुझे लगता है ऐसे में पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजबूरी है। क्योंकि अमेरिका लगातार उसको लताड़ रहा है, चीन ने भी आज अपने तेवर कड़े कर दिए, रूस पहले ही आपके साथ नहीं है, फ्रांस पहले ही आपके अगेंस्ट है, इजराइल जो लगातार वो भारत के साथ खड़ा, हर तकनीक देने के लिए खड़ा है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान अब जब पूरे तरीके से अलग थलग पड़ा तो उसको लगता है कि उसको बातचीत का एक बार फिर जो प्रस्ताव है वो रखना चाहिए, ताकि वो दुनिया को बता सके कि हमने जो शांति की थी वो पहल की थी, लेकिन भारत नहीं मान। अशफाक गौर भी जुड़ गए हैं। अशफाक, जिन तकियों पर था सर वो ही हवा देने लगे, जिन पत्तों पर था वो आज एक तरह कहते हैं ना, जिन पे भरोसा था, अमेरिका भी कहने लगा अब आतंकवाद को कंट्रोल करिए, चाइना कह रहा है वो अलग खड़ा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं उसके जो एक उम्मीद थी जहां से उसको नजर थी वो नहीं आए, तो अब वो कह रहा है कि नहीं हम युद्ध नहीं चाहते? देखिए, ये अमेरिका का जहां तक सवाल है तो 31 को ही ये बात साफ हो गई थी जब ट्रंप ने न्यू ईयर ग्रीटिंग में ये लिखा था कि डू मोर। उस दिन अमेरिका की पॉलिसी जो थी वो क्लियर हो गई थी कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ वो किस तरीके से पेश आएंगे। उसके बाद कभी सैनिक मदद कम करना, कभी धमकी देना, कभी कुछ करना, कभी बातचीत करना, वो एक स्ट्रेटजी के तहत चलता रहा। लेकिन आज जिस तरीके से सिचुएशन बनी है, उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि दोनों देशों के हालात जो वो डेंजरस सिचुएशन में आ गए, लेकिन हम चाहेंगे कि हालात थोड़े से बेहतर हो, क्योंकि उन्होंने अपना सामान बेचना है दोनों को। लेकिन झटका पाकिस्तान को जरूर लगा है। फिर ओआईसी में उन्हें कल काफी ज्यादा उम्मीद थी कि ओआईसी में चूंकि वो परमानेंट मेंबर की हैसियत से है, वो कल काफी कुछ शोर मचा रहे थे, लेकिन वहां से भी अपील रेस्ट्रेन की हुई, वॉर अगेंस्ट टेरर की हुई और इस हमले की वहां पर जिक्र हुआ। और आज चाइना ने थोड़ी देर पहले जो अपना पत्ता आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू किया, उन्होंने भी हमारे साइड को डिफेंड किया। पाकिस्तान को खुलेआम तो नकारा नहीं, लेकिन जरूर ये कहा कि आप आगे कैसे आप करेंगे आप देख लीजिए। तो यही वजह कि दबाव जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का था वो काफी ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर भी है इस वक्त, और सारी नजरें जो है वो जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक पड़ी है कि क्या कुछ सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि हाई अलर्ट पे पूरा तंत्र कर दिया गया है। अशफाक और नवदीप, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका क्या कहना है इस पूरे सिनेरियो पे, उनकी बात सुनिए। रहमान सिंह जुड़े हुए हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिंह साहब। जयवान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी जी।
देखिए, आज दो बयान एक बड़े इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए। एक पहला बयान अरुण जेटली ने कहा है कि अगर ओसामा को घर में घुसकर अमेरिका वहां पर ठोक सकता है तो हम भी कम नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? यानी बिल्कुल ओपन एक तरह से ऑप्शन है और ये बता दिया है कि हम भी अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। जी, ये बात मैं कल से भी कह रहा हूं कि अभी जैसे कि ये जो न्यूक्लियर बोगी जो टूट गई है, तो हिंदुस्तान की जो अभी पॉलिसी आगे रहेगी, जो कि अभी स्पष्ट कर दी है जेटे साहब ने, कि जहां जहां हमें डिटेक्ट करेंगे, हम टेररिस्ट एक्टिविटी को डिटेक्ट करेंगे या उनकी टेररिस्ट लीडरशिप को डिटेक्ट करेंगे, हम वही उसको बर्बाद करने के लिए कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। अभी मतलब ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि हम टेरर की तरफ जीरो टॉलरेंस रखेंगे और पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन करने के बजाय हम पाकिस्तान की मदद करेंगे ये सारे टेररिस्ट एलिमेंट्स को वहां बर्बाद करने के लिए। यानी एक इसको आप कूट और नीति, हम कल से बात कर रहे हैं कि कूट भी लो और नीति भी रखो। एक बात, दूसरी ये कि हम ये देखना चाहते हैं जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना आज कह रही है कि तालीम की जरूरत है, सेहत की जरूरत है, जहां पर टेररिस्ट फंडिंग की या उनको ट्रेन करने वाली फौज आज इस भाषा का बोल रही है, इसको कैसे देखते हैं कूट नीति? नहीं, उनकी फौज तो ये भी कह रही है कि ये जो मसला है ये मिलिटरीली नहीं हल हो सकता, ये पॉलिटिकली हल होगा। पर मैं पाकिस्तान आर्मी की किसी बात के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करता हूं जब तक पाकिस्तान आर्मी ये दिखाएगी नहीं कि उसने अपनी पॉलिसी जो है 1000 कट्स की उसको चेंज नहीं किया है, जब तक इसकी ग्राउंड के ऊपर इंडिकेशन नहीं होगी, तब तक हमें पाकिस्तान आर्मी की किसी भी बात को के ऊपर एतबार नहीं करना है। हम सिर्फ सिचुएशन ऑन ग्राउंड पर ही एतबार करेंगे। सिंह साहब, जिस तरह से अभी भारत की तरफ से कार्रवाई हुई है और एक तरह से अपर हैंड अभी तक आप देख रहे हैं, क्या ये जो बयान आया है पाकिस्तान की तरफ से और खासतौर से वहां की फौज की तरफ से, इसको वो उनका बैकफुट पे जाना कहें या उनकी स्ट्रेटेजी को चेंज के तौर पर देखते हैं आप? नहीं, ये तो इन बयानों से हमें कोई मतलब नहीं निकालना चाहिए। हमें अपनी विजिलेंस को हमेशा तैयार रखना चाहिए। हर किस्म के पाकिस्तान से कोई गलत रिएक्शन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और देश को भी तैयार रहना चाहिए कि ये बात पता नहीं किस लेवल तक एस्केलेट होगी, पर हमें अभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अभी हमें ये टेररिज्म का जो मसला है इसको जड़ से खत्म करना है हर हालत में, और इस बात के ऊपर एक नेशनल विल भी है, एक पॉलिटिकल विल भी है और एक मिलिट्री विल भी है। इन तीनों विल्स को यूज करके हमें अभी इस बात को जड़ से खत्म करना ही है। सिंह साहब, एक सवाल, जिस तरह से भारत के ज्यादातर राज्यों के जो कुछ उड़ानें रद्द की गई हैं, एयरपोर्ट्स को कहीं ना कहीं बंद भी किया गया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? तैयार रहने वाली स्थिति में हम... वो एक सिक्योरिटी की मूव है। तो ऐसे ये एक प्रोसीजर होता है कि जब ऐसे मतलब जब गर्मा गर्मी होती है दो देशों के बीच में, तो ये एक प्रोसीजरल चीज है। जब वो गर्मा गर्मी कम होगी तो ये उड़ानें दोबारा शुरू हो जाएंगी। तो इसको ज्यादा देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रोसीजर है। अभी मतलब एहतियात भी और अलर्ट भी। जी, एहतियात भी और अलर्ट भी। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, जरा आपने पूरा वक्त निकाला। अब जरा आपको ले चलते हैं, सुषमा स्वराज क्या कह रही हैं इस पूरी मीटिंग के बाद, वो भी सुन लीजिए आप। The recent dastardly terrorist attack on our security forces in Pulwama, Jammu and Kashmir, perpetrated by Jaish-e-Mohammed, a Pakistan-based and supported terrorist organization proscribed by the United Nations and other countries. We lost more than 40 personnel from our Central Reserve Police Force, while several others are injured seriously. Such dastardly terrorist attacks are a grim reminder for the need for all the countries to show zero tolerance to terrorism and take decisive actions against it. Following the Pulwama terrorist attack, instead of taking seriously the calls by international community to act against Jaish-e-Mohammed and other terror groups based in Pakistan, Pakistan denied any knowledge of the attack and outrightly dismissed claims by Jaish-e-Pakistan to acknowledge and act against terror groups on its territory, and based on credible information that Jaish-e-Mohammed was planning other attacks in its various parts of India, Government of India decided to take preemptive action. The largest and the target was selected in order to avoid civilian casualties. Excellencies, this was not a military operation.
No military installations were targeted. The limited objective of the preemptive strike was to act decisively against the terrorist infrastructure of Jaish-e-Mohammed in order to preempt another terror attack in India. India does not wish to see further escalation of the situation. India will continue to act with responsibility and restraint. जी हां, भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया, पुलवामा अटैक के बाद इंटरनेशनली भी इस बात को उठाया और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और खासतौर से अगर सुषमा स्वराज की बात सुने तो उन्होंने कहा कि हमने कोई सिविलियन को टारगेट नहीं किया, किसी और तरह से इसको मिलिट्री ऑपरेशन के तौर पर नहीं, बल्कि हमने टेररिस्ट एक्टिविटीज को और टेररिस्टों को टारगेट करते हुए बिल्कुल सेलेक्टिव टारगेट को जो है हिट किया है। ये एक तरीके से बात की जा सकती है। फॉर्मर डिप्लोमेट क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, वो भी आपको सुनवाते हैं। यानी पुलवामा के बाद जो भारत का गुस्सा है, लोगों का जो दिल में जुनून है या आग है, जिसको हालांकि पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि ठंडे दिमाग से सोचे, तो उसका जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, इस पर जो फॉर्मर डिप्लोमेट है क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए आप। समझता हूं कि ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। एयर वॉर तो शुरू हो गया है और उसमें कहां तक आगे बढ़ना है वो अभी पहले भारत को निश्चित करना है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारी एयर स्पेस को भी वायलेट किया है। और पर मैं समझता हूं कि न भारत न पाकिस्तान इस समय फुल फ्लेजेड वॉर चाहते हैं, और पाकिस्तान तो बिल्कुल इस स्थिति में नहीं है। वो बिल्कुल कंगाल देश है और उसके पास पैसों के लिए भीख मांगने वो कभी सऊदी अरेबिया के पास, कभी चीन के साथ, कभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास जाता है, IMF के पास उसकी एप्लीकेशन है। तो वो अपना कुछ दिखाने के लिए गीदड़ भपकी जरूर देगा, पर भारत भी चाहता है कि पाकिस्तान टेररिस्ट कैंप्स के खिलाफ, टेररिस्ट लोगों के खिलाफ इफेक्टिव एक्शन ले। भारत भी पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहता। तो मैं समझता हूं कि अगर जो कल हुआ उससे पाकिस्तान ठीक सबक ले और जो जितने वहां पे टेररिस्ट तंजीमें हैं उनके खिलाफ एक्शन ले, तो ये भारत का बहुत ही अच्छा नतीजा निकलेगा। बिल्कुल सही कहा कि अगर पाकिस्तान अब सबक भी ले लेता है तो बड़ी बात हो जाएगी और वो उसके लिए भी बेहतर होगा, और ये अच्छी बात एक तरह से सामने आ रही है। लेकिन वो कितना सबक लेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। नवदीप छाबड़ा हमारे साथ जुड़े हुए थे, हम बात कर रहे थे उनसे। नवदीप, कई चीजें हैं, कई फ्रंट्स पर बात हो रही है। एक विमान भी गिरा दिया गया है, उसके अलावा उसकी जो इन्फिल्ट्रेशन की एक तरह से डायरेक्ट कोशिश थी वो भी नाकाम कर दी गई है। कहां कहां आपको लगता है, अभी जैसे हम न्यूज रूम में आपस में बात भी कर रहे थे, तो अगर देखें उसकी इकोनॉमी डाउन है, उसकी आप आर्मी को देखें, उसकी आर्मी को यह पता नहीं लग पाता है कि रात में क्या हो गया, वो सोते ही रह गए। ऐसे में भी अगर वो बड़ी बड़ी बातें करता है, हालांकि अब वो बैकफुट पर भी है, घुटने भी टेक रहा है कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन सामरिक अगर दृष्टि से देखें तो कहीं टिक नहीं रहा, लेकिन उसका बड़बोलापन लगातार जारी है। नहीं, देखिए, पाकिस्तान खालिद पहले यही दावा कर रहा था कि पुलवामा हमले को लेकर जैसे ये पूरा विवाद या पूरा मसला जब खड़ा हुआ तो पाकिस्तान लगातार ये दावा कर रहा था कि हमें सबूत दो, लेकिन सबूत देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने जब भी सबूत दिए पाकिस्तान ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा होता कि अगर पाकिस्तान के अंदर जब सत्ता बदली थी पिछले साल, तो मुझे लगता है कि अगर इमरान खान ऐसी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करते तो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह संदेश जाता। लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं यही कोशिश में था कि शायद एक बार फिर जो चीन है वो खुलकर हमारी मदद करेगा, सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा है। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, उसको चीन या अमेरिका का जितना भरोसा था, मुझे लगता है उससे ज्यादा गुमान, जिसे कहने से घमंड जो था वो अपने परमाणु बम का था। वहां एक चूहे का बच्चा भी जो है ना परमाणु बम की बात करता नजर आया। मैंने वहां सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देखे, वहां पे ऐसे ऐसे लोग भी बात कर रहे थे जिन्हें शायद एटम का बहुत बारीकी से नहीं मालूम होगा एटम एक्चुअली है क्या चीज, लेकिन वो भी एटम बॉम्ब की बात कर रहे थे। नहीं, गलतफहमी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल यही कारण है, क्योंकि खाली जब भी भारत और पाकिस्तान के हालात खराब होते हैं या जब हम कोई एक्शन मोड में आते हैं या कोई कार्रवाई करते हैं, तो पाकिस्तान का एक ही रिएक्शन होता है। वहां का एक मंत्री से लेकर जब प्रधानमंत्री खुद ये बोलता है कि हम एक एटमी ताकत हैं, हम एक मजबूत कंट्री है, हमारे पास हथियार है, तो मुझे लगता है कि उसका इंपैक्ट पूरे वहां की जनरेशन उस पर पड़ता है। लेकिन हमने कभी ऐसी बात नहीं की। हमारे पास भी बहुत हथियार है, लेकिन हम सिर्फ अपने आप को सशक्त करने की बात करते हैं कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं बोला कि हमारे पास इतने एटमी हथियार हैं, हम ये कर देंगे। एक लाइन और जोड़ना मैं चाहूंगा, मैं ये बता दूं कि हम एटमी
पावर वैसे नहीं है, हम एटम की वैसे भी पावर है, हमारे बिजली जो उत्पादन है वो एटॉमिक अगर रिएक्टर्स हैं वो मुझे लगता है वो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता। अगर आप बात करें हमारे यहां जितने जो संयंत्र हैं या हमने उसको पॉजिटिवली जितना विकास के अंदर हमने उसको यूज किया है, ये बड़ी बात है। एटम बॉम्ब को हम लोगों ने कभी हथियार के तौर पर बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी भाषा हमेशा ये रहती है कि हम तो एटॉमिक पावर हैं, हम ताकत हैं, तो ये उसकी गलतफहमी शायद अब 2 दिन में तो दूर हुई होगी। बिल्कुल, अब पूरी तरीके से पाकिस्तान बैकफुट पर हमने देखा कि पुलवामा हमले के बाद जैसे हमने कार्रवाई की बात की तो 2 बार खुद उनके जो पीएम थे, चाहे वो सेना थी, लगातार उनके बयान सामने आते रहे। लेकिन कल जैसे ही हमने पहली कार्रवाई पीओके के अंदर की, चाहे वो कार्रवाई पूरी तरीके से आतंकवाद के खिलाफ थी, जैश ए मोहम्मद के खिलाफ थी, लेकिन उसका पूरा जो सेक था, उसकी पूरी जो आग थी, लपटें थी, वो पूरे पाकिस्तान में गिरी हुई दिखी, क्योंकि वहां पर इमरान सरकार पर सवाल खड़े हुए। हालांकि आज मैंने देखा कि जो पाकिस्तान शेम तक हुआ है वहां की सेनेट के अंदर, अगर वहां की जो असेंबली है वहां पर उसको शेम बोला गया, कई ऐसे सवाल उठाए गए। मैंने खुद सुना वो कह रहे हैं कि 80 किलोमीटर तक आ गया और आप सोते रहे, यानी जितने वहां पर, हालांकि बाद में वो एकता के नाम पर सब एक जगह खड़े होते नजर आए, लेकिन जो वो बहादुरी का एक डंका पीटने की कोशिश करते थे अपनी जबानी उससे, तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि आज उसकी गलतफहमी तो दूर हुई होगी। नहीं, बिल्कुल, कल पाकिस्तान संसद में बहुत ज्यादा फजीयत हुई इमरान खान को लेकर, क्योंकि जितने भी विपक्षी दल थे उन्होंने तमाम तैयारियों को लेकर, चाहे वहां की सेना थी, चाहे वो सरकार का एजेंडा था, उनके फ्लॉप रहने पर उन्होंने पूरी तरीके से सरकार को घेरा कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर पूरी तरीके से फ्लॉप रही है। लेकिन मजबूरी यही है पाकिस्तान की, अब वो करे क्या? क्योंकि आज जो जिक्र कर रहे थे गौहर साहब पहले, क्योंकि चीन को लेकर एक बहुत बड़ा घमंड था जैसे पाकिस्तान के ऊपर कि जब भी कोई कार्रवाई की बात होगी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हर बार वो वीटो लेकर आता था पाकिस्तान के लिए। लेकिन आज जब सुषमा स्वराज ने एक संदेश दिया, कड़ा संदेश, चीन की धरती पर जाकर, तो उसके तुरंत बाद अभी हमने देखा कुछ तस्वीरें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो उनके विदेश मंत्री थे खालिद, वो जो शाह महमूद कुरैशी, वो वहां पर चीन के एम्बेसडर से बातचीत करते हुए नजर आए। तो चीन की तरफ से भी पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश गया होगा कि आपको बैकफुट पर आना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी टोटल आपके खिलाफ खड़ी है। तो ऐसे में अगर आप अड़ियल रवैया नहीं छोड़ोगे तो मुझे लगता है आपको बहुत बड़ा जो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो यही कारण है कि पाकिस्तान जो एक दिन पहले तक युद्ध की धमकी दे रहा था, खुद को एक एटमी पावर बता रहा था, वो पाकिस्तान ने एक बार फिर बातचीत का प्रयास किया और पहली बार देखा कि वहां की जो सेना है वो आज ये बात कह रही है कि हम शांति चाहते हैं, युद्ध कोई हल नहीं है। तो मुझे लगता है कि चीन और बाकी जितने देश थे एक सबक जरूर मिला। जोड़ने का मन है कि 70 साल में शायद पाकिस्तान में पहली बार सेना ने राजनीतिक बयान दिया होगा कि हमको सेहत चाहिए, एजुकेशन चाहिए, तालीम चाहिए, और जंग जो है वो किसी उसका हल नहीं है। पहली बार शायद ये लगा होगा। इसका भी श्रेय मुझे लगता है भारत की सेना को जाता है। नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से हमने मजबूती से कार्रवाई की और हमारा जो स्टैंड है वो आज पाकिस्तान की सेना को भी उसने मजबूर कर दिया है कि वो आखिरकार कहां खड़ी है। एक बड़ी खबर आ रही है नवदीप, मैं आपको रोकना चाहूंगा। प्रधानमंत्री आवास पर जो हाई लेवल मीटिंग जारी है और इस पूरे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर, जिसे कहना चाहिए पीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग हो रही है, जिसमें पूरे हालात पर गौर करने की एक तरह से बातचीत होगी यकीनन, और जो मौजूदा सिचुएशन है उस पर एक हाई लेवल मीटिंग लगातार। हमारे साथ मैं आपको बता दूं दर्शकों को कि हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट श्री जीएस संधू साहब भी मौजूद हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संधू साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। संधू साहब, पहली बार मुझे लगता है 70 साल में पाकिस्तान की फौज की तरफ से एक बयान आया है, मैं उस पर रिएक्शन आपका चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि एजुकेशन की जरूरत है सबको, सेहत की जरूरत है सबको, और जंग किसी बात का हल नहीं है। इसका श्रेय वहां पर जो माइंड, जो चेंज की बात है वो भारतीय वायुसेना को, सेना को जाता है, या वो लोग वाकई में बदलने की कोशिश कर रहे हैं? ये मैं सबसे पहले तो कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा द एंटायर सेटअप। मैं ये नहीं चाहूंगा ये पार्टी, द एंटायर सेटअप ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन ऑफिशियल्स, आर्मी वगैरह, व्हाटएवर दे हैव डन, इट इज एक्सेप्शनल एज ए नेशन इंडिया। फर्स्ट टाइम उन्होंने ऐसा किया है जिसमें पाकिस्तान को, I would like to use that term also, has made them shit in their pants. संधू साहब, मैं इसमें आपको एक लाइन जोड़ दूं। ये वही पाकिस्तानी फौज है जो 2 दिन पहले कह रही थी कि हम परमाणु ताकत हैं, एटॉमिक पावर हैं, और हम अगर वो कुछ होगा तो हम सोचेंगे नहीं बल्कि रिटेलिएट करेंगे। आज वो कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए। 2 दिन में जो माइंड बदला है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं उसको देखता हूं बड़ी सिंपल सी, सरल सी भाषा में देखता हूं
कि पहली बार जब हमने रियलाइज किया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जब उनको पता चला कि हमारी ताकत है वो अभी पूरी दुनिया में आइसोलेट है, जैसे आप भी अभी बता रहे थे, पूरी दुनिया में आइसोलेट है, डिप्लोमेटिकली उनको कोई भी उनकी फेवर में स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। अभी चाइना ने भी इनडायरेक्टली बोला है कि वी विल नॉट बी देयर विद यू, हम टेररिस्ट की जो भी एक्टिविटी आपकी लैंड से हो रही है उसके अगेंस्ट कार्रवाई कीजिए। फाइनेंशियली बिल्कुल डाउन है वो, उनकी ताकत कन्वेंशनल वॉर करने की बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान उनसे 4-5 गुना हर चीज में तकड़ा है, उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। अगर वो लड़ाई लड़ना चाहता है तो उसका पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजी ना होने से इन्ने नामी आराम से उसको 2 हिस्सों में काट सकती है। संधू साहब, एक मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूंगा। अगर आप बात करें पाकिस्तान और इंडिया के कंपैरिजन की, तो 48 में कबायली जब हमले हुए तब उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया, 65 में दिया गया, 71 में शॉर्टेस्ट जो एक युद्ध होता है दुनिया में 13 दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए, कारगिल में ठोका गया। अब देखें आज भी उनकी स्थिति वही है, लेकिन वहां का जो माइंडसेट है वो ना बदलने का क्या रीजन है? कोई रीजन इसका आपको नजर आता है या उसकी जिसे कहते हैं जिदबंदी टाइप है? रीजन मैं जो आपको बता रहा हूं वो सिंपल सा यही बता रहा हूं कि 47 में हमने इनको छोड़ दिया। हमारी जो भी लीडरशिप थी उस समय उन्होंने, जब आप 47 की बात करेंगे, मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं वो पूरा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो हमने ब्लंडर्स किए 47 में, वो ब्लंडर हम 70 साल तक भुगत रहे हैं। क्योंकि उस समय जो भी आपकी मिलिट्री लीडरशिप थी उन्होंने रिक्वेस्ट किया उस समय कि प्लीज फॉर टाइम वी विल गेट बैक एवरीथिंग टू यू। अगर यही जो मामला अभी 70 साल तक हमने सहा है उस समय बात मान ली होती, तो मैं स्ट्रेटेजिक विजन की बात कर रहा हूं। स्टैटिक विजन से ये पूरा जो पीओ की आप बात कर रही हैं, पीओ की हमारे पास होता, चाइना को इसके थ्रू रास्ता नहीं मिलता पाकिस्तान में, हमारे पास ऑप्शन रहता राइट ऑफ टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया था। यानी संधू साहब आप मानते हैं जो 71 में जो 96,000 फौज को सरेंडर करने के बावजूद उनको वापस करना, फिर वहीं के वहीं रहना और कुछ ऐसे मार्क्स लगा देना एलओसी टाइप और इंटरनेशनल बॉर्डर टाइप, ये भी आपको लगता है कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली फेलियर या कहीं ना कहीं इसमें खामी मानते हैं आप? बहुत शॉर्ट में बहुत ज्यादा खामी थी, क्योंकि हमने भी 71 वॉर में पार्टिसिपेट किया है और सबसे पहले तो उस समय भी लीडरशिप जो थी उनका हम बहुत एप्रिशिएट करना चाहेंगे कि इन स्पाइट ऑफ डायरेक्ट थ्रेट फ्रॉम अमेरिका फिर भी हमने ये डिसीजन लिया कि हम बांग्लादेश में या उस समय जो ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। संधू साहब मुझे बार बार पीछे से कमांड आ रही है कि समय खत्म हो रहा है, आपको मैं फिर दोबारा जोड़ूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और माजरत के साथ, माफी के साथ समय की कमी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दो के पंच में भी आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।